So, hello and welcome everybody back to the channel Kitab to Damag. This is Abhinav Pandey and you are watching Chemical Reactions and Equations class 10th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसमें कि तुम 10th में जैसे ही आते हो सबसे पहले ये चैप्टर मिलता है। चलो बात करते हैं सबसे पहले कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और ये चैप्टर कैसा है। इस चैप्टर को पहले थोड़ा समझते हैं। ये जो चैप्टर है सबसे पहला चैप्टर और सबसे आसान चैप्टर है क्लास 10th का। दूसरी चीज़ सबसे आसान है, सबसे आसान तो नहीं है, आर्यन सबसे आसान है, लेकिन केमिस्ट्री के पार्ट का सबसे आसान वाले है। अब इस चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले तुम्हें क्या चीज़ें ऑलरेडी आनी चाहिए जो कि हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि 9th तक कितना पढ़ा हुआ तुमने। वो आइडियली जो चीज़ें हैं वो है कि 9th का जो चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इन दोनों चैप्टर का लगभग 50% 40% तुम्हें आए। जैसे कि फॉर्मूला बनाना हो गया, ये आ गए तुम्हें एलिमेंट्स, जैसे मैंने नाम बोला तुम्हें सिंबल याद हो गए। ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट इतना आता है तो काफ़ी है। जैसे कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का सिंबल ओ है, ये तो मालूम होना चाहिए। फ्लोरीन का सिंबल एफ है, इतना मालूम होना चाहिए। कार्बन का सिंबल सी है। तो इतना मालूम है तो काफ़ी है तुम्हारे 9th का बेसिक। और अगर ये नहीं आता, इतना भी नहीं आता, थोड़ा बहुत फंस जाते हो तुम, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। हम अपने लेक्चर में इन सभी बातों को ध्यान देते हुए कवर करने वाले हैं सब कुछ। तो यू डोंट हैव टू वरी कि 9th वाला ये पार्ट नहीं आता, 9th वाला वो पार्ट नहीं आता। उन चीज़ों को भी कवर किया जाएगा, ठीक है, साथ ही साथ लेक्चर में। और एक बात जिसमें कि हमें जानना है कि ये जो पूरा चैप्टर है, इस चैप्टर को पढ़ते समय क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान नहीं रखना। सबसे पहली बात, ध्यान क्या रखना है? ध्यान इस बात का रखना है तुम्हें कि जो भी मैं रिएक्शन एकदम शुरू में भी बोलूँगा, अभी खास करके फर्स्ट अभी इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, इस लेक्चर में जितने भी रिएक्शंस बोले जाएंगे, जो भी फॉर्मूला बोला जाएगा, तुम्हें उन्हें याद करने का लोड नहीं लेना, क्योंकि विथ लेक्चर तुम एक एक रिएक्शन को बढ़िया से पढ़ने वाले हो, तो वो सारे रिएक्शन तुम्हें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे अगर तुम सिंसियरली स्टडी करते हो। तो तुम्हें ये लोड लेके नहीं चलना कि तुम्हें एक बार में सारे रिएक्शंस याद हो जाएं, उसको रिपीट करना है कई बार। देखो, ये फोकस मत करना कि एक बार में सारे रिएक्शंस याद हो जाएं, रेदर ये फोकस करना कि अभी चैप्टर पढ़ा, ऑलमोस्ट रिएक्शंस याद हैं, कुछ नहीं याद है, फिर रिवाइज किया उसको कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद। तो इस तरह के मल्टीपल ऑफ रिविजन्स के बाद जब तुम्हारा सिलेबस एंड होने को आएगा, तब तक तुम्हें सारे रिएक्शंस अच्छे से याद हो जाएंगे। तो अभी चिंता मत करना, इसमें रिएक्शंस हैं, थोड़े बहुत हैं, ज़्यादा हैं, इसीलिए वो चिंता का विषय नहीं बनना चाहिए तुम्हारे अभी। हमें ध्यान क्या रखना है इस चैप्टर में? ये ध्यान रखना है कि रिएक्शन चिंता का विषय नहीं है, उन पर फोकस करना है और मल्टीपल रिविजन्स के साथ याद होंगे वो। और ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो अभी भले स्ट्रॉन्ग करो बढ़िया से, वो स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस करना है। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस। देखो, रिएक्शंस को शॉर्ट में ना RXN से डिनोट कर देते हैं, RXN, ठीक है। ये एन कई बार ऊपर लिख देते हैं, तो ऊपर लिख देता हूँ रिएक्शंस, RX और N ऊपर लिख देते हैं एक्स के। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसी तरह इक्वेशंस में EQ और N ऊपर लिख दिया मैंने। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ये जो चैप्टर है, इसमें हमें क्या पढ़ना है वो सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे नंबर 1 जो चीज़ पढ़नी है ना हमें, वो उसकी डेफिनेशन पढ़नी है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। डेफिनेशन एंड इंट्रो। कुछ इंट्रो वाली बातें करेंगे कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करने को मिल सकती हैं। सेकेंड पार्ट में हम जानने वाले हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शंस, जब भी रिएक्शन होती है तो उसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, उस पर बढ़िया से स्टडी करने वाले हैं। जिसमें कि एक बैलेंसिंग वाला पार्ट आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें कि हम जानेंगे कि रिएक्शंस का जो इक्वेशन बनता है उन्हें बैलेंस कैसे किया जाता है। थर्ड पार्ट में हम जानते हैं अच्छे से इस बात को कि जो रिएक्शंस होते हैं उनके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, जिसमें कि नंबर 1 टाइप जो हम जानने वाले हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होने वाला है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर ही हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक टाइप की रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक और एक टाइप का होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन दोनों टाइप्स को इसी के अंदर कवर करने वाले हैं। हालांकि ये दोनों टाइप्स ज़रूरी नहीं है कि कॉम्बिनेशन में ही आए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि एंडोथर्मिक हो जाए, बट तुम्हारे सिलेबस में कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक माना जाता है। तो ये जो दोनों है ना, ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पढ़ाऊंगा मैं कॉम्बिनेशन के अंदर, बट ये इंडिपेंडेंट होगा कॉम्बिनेशन से। तुम्हें वो चेक करके देखना होगा रिएक्शन को कि ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। वो मेथड्स में अच्छे से डील करने वाला हूँ। हाँ, बस इसे मैं पढ़ाऊंगा इसके अंदर ही, कॉम्बिनेशन के अंदर ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में यही पैटर्न है। तो सबसे पहला टाइप तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसके अंदर हम दो छोटे छोटे और टाइप के को पढ़ने वाले हैं। सेकेंड टाइप आने वाला है डीकम्पोजिशन, जस्ट कॉम्बिनेशन का उल्टा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड टाइप पढ़ने वाले हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ टाइप पढ़ने वाले हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, वही वाला डिस्प्लेसमेंट, इसमें मैंने एक डबल लगा दिया। ये 4 टाइप्स के रिएक्शन है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहता है, रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करना इस वाले पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है। तो रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं तुम्हें जो चीज़ें बताऊंगा उनका ध्यान रखना है, उन रूल्स को ध्यान रखना है, जिसको देख करके तुम पता कर सकोगे कि जो दिया हुआ रिएक्शन है क्वेश्चन में वो कौन से टाइप में फॉलो करता है।
सो फोर्थ जो पार्ट है इस चैप्टर का, 1, 2, 3 एंड फोर्थ पार्ट हमें डेंसिटी एक फिनोमेना है उसके बारे में बताता है एंड कोरोजन। ये चीज़ पढ़नी है हमें फोर्थ पार्ट में। तो आई होप तुम्हें ये 4 पार्ट्स बहुत बढ़िया से क्लियर होंगे कि इस चैप्टर में है क्या। एक्चुअली में तो क्लियर होने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें समझ में आ गया, समझ में तो क्या ही आएगा अभी। क्लियर होने का ये मतलब है तुम्हें पता चलेगा कि चैप्टर में है क्या। तो तुम देख के बता सकते हो कि चैप्टर बहुत लंबा नहीं है। इन 4 पार्ट्स पे ध्यान दिया जाएगा एक एक करके। लाइक एक वीडियो में मैं ये कवर करने वाला हूँ आज की, फिर एक वीडियो में ये कवर होगा, फिर कुछ क्वेश्चंस होंगे, फिर कुछ वीडियोस लगेंगे 2-3 इस पे, फिर 1-2 वीडियो में ये भी कवर हो जाएगा डेंसिटी वाला पार्ट। तो कुल मिलाकर के 7-8 लेक्चर का पार्ट रहने वाला है ये, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तुम्हें फोकस क्या करना है कि ये जो डिज़ाइन है इसका ये दिमाग में रखोगे, फिट करके रखोगे, सो दैट तुम्हारा चैप्टर का फ्लो बिल्ड रहे। अब नोट कर लो इसको, ठीक है। अब आई होप तुमने इसे नोट कर लिया, समझ लिया। तो हम इसे रब कर देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को बढ़िया से बिना किसी टाइम वेस्ट के। इस चैप्टर को स्टार्ट करने में सबसे पहला जो पार्ट था हमारा वो डेफिनेशन एंड बेसिक्स के बारे में था, इंट्रोडक्टरी पार्ट था, उसे अभी स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले जब डेफिनेशन की बात करूंगा तो एकदम बेसिक से शुरू करता हूँ मैं इसे कि केमिकल्स क्या होता है। केमिकल्स क्या होते हैं मैं बताता हूँ। जैसे कि तुमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर मतलब कोई डब्बा वगैरह, उसमें कोयला रख दिया, ठीक है, कोयला रख दिया और साथ में कुछ चीनी के दाने रख दिए, चीनी के दाने रख दिए। तो चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, शुगर होता है। शुगर मीन्स ग्लूकोज, हम एज्यूम कर लेते हैं कि कंप्लीटली ग्लूकोज है वो। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला हमें पता है C6 है, H12O6 है। और ये जो कोयला है इसका फॉर्मूला ये कार्बन होता है एक्चुअली में। जो कोल होता है ना कोयला, COAL, ये कुछ नहीं और कार्बन ही होता है, सीधा सॉलिड कार्बन होता है। तो ये जो कार्बन है और C6H12O6 है, ये दोनों मिलकर के एक मिक्सचर बना रहे हैं यहाँ पे। तो जब भी मैं इस मैटर को देखूंगा ना तो मैं कहूँगा कि भाई ये तो एक पदार्थ है, ये मैटर है, मिक्सचर है ये। अब जो साइंस है उसमें ये कहा जाता है ना, ये जो चीज़ें हैं ना, जो भी तुम्हारा मिक्सचर है वो जिन टाइप के पार्टिकल्स से बना हुआ है, उन पार्टिकल्स को हम कह देते हैं कि वो केमिकल्स हैं। हर एक पार्टिकल उनके लिए एक केमिकल की तरह देखा जाएगा। तो यहाँ पे मैं तुमसे पूछूं कि इसके अंदर कौन कौन सा केमिकल है, तो देखो अगर तुमसे कोई आम आदमी पूछा, किसी आम आदमी ने पूछा कि बताओ इसके अंदर क्या है, तुम बोलोगे भाई कोयला है और चीनी है। किसी साइंटिस्ट से पूछोगे तो वो बोलेगा कि इसके अंदर जो मैटर है उनको केमिकल के फॉर्म में देखूंगा मैं, और वो बोलेगा कि इसके अंदर कार्बन है और ग्लूकोज है या फिर C6H12O6 है। तो ये देखने का नजरिया चेंज हुआ है और कुछ चेंज नहीं हुआ। तो केमिकल्स क्या होते हैं, मैटर के पार्टिकल्स को ही केमिकल बोला जाता है और कुछ अलग चीज नहीं होते, ठीक है। सो केमिकल्स वही चीज होते हैं। ये हमने यहाँ पे कवर कर लिया कि केमिकल्स क्या होता है, कुछ नहीं और मैटर को ही बोला जा रहा है केमिकल, मैटर ही केमिकल है। उसके बाद जानते हैं हम कि ये रिएक्शन और इक्वेशन ये सब क्या है। तो अब इस चैप्टर का फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है डेफिनेशन में, वो आता है केमिकल रिएक्शन होती क्या है आखिर। देखो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है एक बात कि केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज क्या होता है पहले मैं वो डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे, अगर नहीं पता है तो। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या होता है, जब भी किसी भी मैटर के केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाए, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाए, चेंज आ जाए। केमिकल प्रॉपर्टीज जब चेंज करती है तो हम कहते हैं कि केमिकल चेंज आया है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज इन डेप्थ जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सब होती हैं, लेकिन हमें उतना ध्यान नहीं देना अभी, ठीक है। उसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, क्या उसके कंपाउंड किस तरह से बने हुए हैं, वो जो उसका स्ट्रक्चर है एक्चुअल में वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें बोलूँ, अगर हाइड्रोजन है उसको मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाता हूँ तो मिलकर के हम सबको पता है एक पानी जैसी चीज़ बनती है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पहले तो एक ऐसा पार्टिकल था जिसे केमिकल बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि मैटर है ना भाई, मैटर को केमिकल बोलेंगे हम। तो H2 एक ये पार्टिकल है मेरे पास, दूसरा ऑक्सीजन एक पार्टिकल है हमारे पास, और उन दोनों ने मिलकर के H2O बनाया है यहाँ पे। तो इसमें मुझे दिख क्या रहा है यहाँ पर, एक केमिकल चेंज आ गया। कैसे, पहले तो स्ट्रक्चर में बस 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड में था, यहाँ पे एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड में था, और यहाँ पे ये ध्यान में देना क्या मैंने सिंगल और डबल बॉन्ड बनाया, वो सब तुम्हारे काम का नहीं है, ठीक है। बस मान के चलो कि दोनों जुड़े हुए हैं, ये दोनों जुड़े हुए हैं यहाँ पे, और ये मिलकर के बना रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। कुछ ऐसा होता है स्ट्रक्चर ऑक्सीजन का, सॉरी H2O, ऑक्सीजन बोल दिया मैंने, H2O होगा यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, तो स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो गया। तो केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर गई यहाँ पे एक्चुअली में। अब केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है ना, तो उस प्रोसेस को ही बोला जाता है केमिकल चेंज। अब जो केमिकल चेंज का प्रोसेस है ना, प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज, यानी जो पूरा काम हुआ केमिकल चेंज का, उसी को बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है, किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज में जब चेंज आता है तो हम कहते हैं केमिकल चेंज आया है। तो प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज को ही हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया। अब जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो एक बात ध्यान रखनी है, चांस लिख दिया मैंने यहाँ, चेंज होगा, ठीक है। जब भी केमिकल चेंज आता है या फिर केमिकल रिएक्शन होता है, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो
एटम्स होते हैं उनका रीअरेंजमेंट होता है हमेशा, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ये चीज़ हमने और कहाँ पढ़ी है, याद करो, क्लास 9th में जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल वाला टॉपिक था उसमें डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी, उसके अंदर बताया गया था ना कि जो एटम्स होते हैं वो रिकम्बाइन करते हैं और बनाते हैं नए नए कंपाउंड्स को। सो यही चीज़ है हमारे पास, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स केमिकल रिएक्शन में ही होती है। एक बात और जान लेते हैं, यहाँ पे जो केमिकल होता है ना, ये थोड़ा हट के पार्ट है, इनसे अलग है। जो केमिकल होता है ना, केमिकल या फिर मैटर का हो, वो या तो हो सकता है एलिमेंट हो, ठीक है, या तो हो सकता है कंपाउंड, ये हमने पढ़ा है बचपन में, ठीक है। एलिमेंट क्या होते हैं, सिंगल टाइप ऑफ एटम्स, सिंगल टाइप ऑफ एटम्स। देखो इन वर्ड्स का यूज करने वाला हूँ पूरे चैप्टर में, इसलिए मैंने अभी बता दिया, सिंगल टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है, से बना हुआ कोई भी मैटर तो उसे एलिमेंट बोला जाएगा। ऐसा केमिकल जो कि सिंगल नहीं, अलग अलग टाइप के एटम से बना हो, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बना हो, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स से बना हो, तो उससे मैं बोल दूंगा कि ये कंपाउंड है, ठीक है। अब इसके लिए एग्जांपल बहुत सिंपल है, जैसे कि जो हीलियम गैस है, तो हीलियम गैस इज कम्प्लीटली मेड ऑफ He एटम्स, He के एटम्स से बना होता है। He क्या होता है, हीलियम का सिंबल होता है। O2 हो गया, ठीक है। ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के ही एटम से बना हुआ है, जिसके वजह से मैं कह सकता हूँ दिस इज प्योर एलिमेंट। अब जो कंपाउंड है, कंपाउंड क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से बना हुआ है, यानी कई सारे एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल CO2 हो गया, H2 हो गया। और मैं बिल्कुल सिंपल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के नाम ले रहा हूँ, सो दैट तुम्हें ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े कि लेड क्या होता है, टेन क्या होता है, इन सबका तो फॉर्मुला हमें पता नहीं है, फॉस्फोरस सल्फर ये सब याद नहीं है। तो अभी मैं बिल्कुल सिंपल सिंपल लिख रहा हूँ यहाँ पे, सो दैट यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड दी एग्जाम्पल। तो अभी जितने भी मैं केमिकल्स और फॉर्मुलाज लिखने वाला हूँ वो अंडरस्टैंडिंग के लिए है, नॉट फॉर योर लर्निंग, या फिर पूरा याद करने के लिए नहीं है, नॉट फॉर ग्रेस्पिंग। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल क्या होते हैं, एंड एवरीथिंग, इसके बेसिक्स तुम्हें क्लियर हो गए होंगे। अब एक बात इंपॉर्टेंट सी यहाँ पे समझते हैं, ये पॉइंट नंबर 1 था केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमें दिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब हुआ, मान लेते हैं तुम दौड़ रहे हो, तो तुम्हें दौड़ते हुए देख करके मैं बता सकता हूँ कि तुम दौड़ रहे हो, क्योंकि तुम जब भी दौड़ोगे तुम्हारे पैर ऐसे ऐसे घूमेंगे। सुनने में काफ़ी सिली साउंड कर रहा है, बट यही कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में, कि जब भी तुम कुछ कर रहे होते हैं ना, तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कि दिख जाते हैं। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, उसमें कुछ ऐसे लिस्ट ऑफ लक्षण है, लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमें ऑब्जर्व करने को मिलते हैं। देखो मैं 4 से 5, जो एनसीईआरटी में 4 है एक्चुअली में, 4 लक्षण लिखने वाला हूँ, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने वाला हूँ। उन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स में से कोई ना कोई सा कोई कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें मिल जाएगा किसी ना किसी रिएक्शन में होते हुए। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ वो सारे ही हों किसी रिएक्शन में, लेकिन ये वो लिस्ट है, उन लक्षण की लिस्ट है जो कि केमिकल रिएक्शन में दिखते हैं हमें। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि तुम उन कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट डाउन करो, उनको बताओ, डिफाइन करो, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हो सकते हैं, तो तुम उस जगह पे यही लिख के आओगे जो मैं बता रहा हूँ। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल रिएक्शन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या है। नंबर 1 तुम्हें जो लक्षण दिखेगा केमिकल रिएक्शन होते हुए, वो है चेंज इन टेम्परेचर। जब केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो चेंज इन टेम्परेचर ऑब्जर्व किया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, बताता हूँ अच्छे से। तुम सबने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, जब भी जो चूना आता है मार्केट में, उस चूने के ढेले को पानी में डाला जाता है किसी बकेट में, व्हाइट वॉशिंग से पहले, कुचाड़ा करने से पहले, तो तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि जो चूने का ढेला है वो उस पानी के कंटेनर में जाता है और उस पानी को कंप्लीटली हीट अप कर देता है, बॉयल कर देता है, ठीक है, पूरा उबलने लगता है वो पानी, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है। तो वहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है, देखो पानी गर्म हो रहा है, ये तो हमें मालूम पड़ रहा है ना कि पहले बहुत ठंडा था, टेम्परेचर चेंज हो गया, राइज हो गया, ये तो एकदम ऑब्जर्वेबल चीज़ है। लेकिन क्यों हो रहा है, इसका आंसर यही है कि वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। कौन सी केमिकल रिएक्शन हो रही है, देखो याद नहीं करना है, अभी आगे चैप्टर में आने वाला है, मैं बता रहा हूँ। उसमें कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जो चूना वो रिएक्ट करता है पानी के साथ, H2O के साथ, और बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड फॉर्म में रहता है, वो H2O यानी जो लिक्विड फॉर्म में है उसके साथ मिलता है, S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड। ये दोनों चीज़ें मिलती हैं और बनाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं ये। अब ये जो रिएक्शन हो रहा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, जिसकी वजह से हमें क्या लगता है कि टेम्परेचर राइज हो रहा है। लगता ही नहीं, एक्चुअली में होता भी है। अब हीट रिलीज होगी तो टेम्परेचर तो राइज होगा ही, कोई चीज़ गर्म होने लगी है। तो चेंज इन टेम्परेचर किसी भी रिएक्शन में तुम्हें ऑब्जर्व करने को मिल सकता है। इस पॉइंट का यही मतलब था। सेकेंड पॉइंट को अगर अच्छे से समझें तो उसमें कहा जाता है, एक हो गया चेंज इन टेम्परेचर, एक हो गया चेंज इन कलर।
चेंज इन कलर का क्या मतलब हुआ? जब रिएक्शन होती है ना, देखो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, ये तो पता है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं जब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जब केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं तो जब केमिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज हो गई तो मैटर ही बदल गया, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया। जब नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है तो ये भी तो चांसेस है ना कि उसका कलर अलग हो, रूप रंग पूरा अलग बदल जाए वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, जब भी लोहा होता है उसका रियल कलर क्या होता है? उसका रियल कलर होता है ग्रे। बट अगर उसमें रस्ट लग जाता है तो उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है, क्योंकि उस पर एक लेयर लग जाती है रेडिश ब्राउन रस्ट की। अभी जो रस्ट का कलर है वो तो बहुत डिफरेंट है, व्हाट इज द एक्चुअल कलर ऑफ आयरन, उससे तो बहुत डिफरेंट हो गया। तो वो ग्रे कलर यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि आयरन की रस्टिंग हुई, और हमने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज, और केमिकल चेंज हो रहा है इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं चेंज इन कलर ऑब्जर्व होता है। एग्जाम्पल के लिए तुम कह सकते हो यहाँ पे रस्टिंग, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। आई होप ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे तुम्हें। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। हमने देख लिया चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर। अब एक देखते हैं चेंज इन स्टेट। स्टेट क्या होता है? सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड लिक्विड गैस ये होता है स्टेट। अब स्टेट कई बार चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे एक चीज पढ़ी थी, ये वाला रिएक्शन देखा था हमने। यहाँ पे जो ना H2 है, हाइड्रोजन, वो तो गैस होता है ना, हाइड्रोजन गैस सुना होगा बचपन से। ऑक्सीजन वो भी तो गैस है, ये भी हमने सुना है। लेकिन ये दोनों मिलकर के जो चीज बना रहे हैं H2O, वो क्या गैस है? H2O जो है वो तो लिक्विड होती है ना। तो यहाँ पे जो चीजें आपस में मिल करके नई चीज बना रहे हैं, ये दोनों चीजें ना H2 और O2 मिल करके नई चीज बना रहे हैं, इसका स्टेट गैसियस है, इसका स्टेट लिक्विड होता है। H2O तो पानी लिक्विड फॉर्म में होगा ना। तो जो गैसियस सब्सटेंसेज हैं वो मिक्स करके केमिकल रिएक्शन कर करके क्या बनाते हैं? लिक्विड बना रहे हैं यहाँ पे। तो चेंज इन स्टेट ऑब्जर्व करने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए जो H2 है वो गैस होता है, लेकिन जो O2 होता है वो गैस होता है, और इनसे जो बन रहा H2O है वो लिक्विड होता है। ठीक है, तो चेंज इन स्टेट ऑब्जर्व करने को मिलता है हमें कई बार। फोर्थ पॉइंट पे हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है? इवोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज का उभरना, किसी चीज का निकलना। इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस के उभरने का क्या मतलब हुआ? कि तुम्हारे पास एक केमिकल रिएक्शन हो रही है और उससे कोई गैस बाहर की ओर निकल रही है, और वो गैस तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो, जिसकी वजह से तुम बोल रहे हो कि भाई जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो गैस इवॉल्व हो रही है। सो हम इसको थोड़ा समझते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए अगर एक एग्जाम्पल दूं तो आगे आने वाला है ये एग्जाम्पल हमारे पास। एक एसिड बेसिस वाले चैप्टर में भी एग्जाम्पल आएगा, जो तुम्हारा सेकंड चैप्टर है, और इस चैप्टर में भी एक आध बार किसी न किसी रिएक्शन में यूज करेंगे इसको। तो जिंक जो मेटल है उसको जब रिएक्ट करवाते हो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4, देखो अभी इनकी लोड नहीं लेनी, जो फॉर्मूलाज हैं ये क्या है नहीं है। ये देखो फॉर्मूलाज तो मैं कहूँगा तुम्हें एक 10 मिनट्स की वीडियो देख लेना कि फॉर्मूलाज कैसे बनाते हैं यूट्यूब पे कोई सी, तो तुम्हें एक क्विक रिवीजन हो जाएगा कि फॉर्मूलाज कैसे बनाते हैं किसी भी सब्सटेंस का। और कुछ चीज़ों के फॉर्मूलाज तुम्हें ऐसे ही रटा जाएंगे थ्रू आउट द चैप्टर। और बाकी रिएक्शन वाला पार्ट है वो तो हम पढ़ने ही वाले इस चैप्टर में, नाम ही इस चैप्टर का रिएक्शन है। तो अभी लोड लेके नहीं चलना कि ये तुम्हें रिएक्शंस नहीं आ रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी टोटली मेरे पे है कि तुम्हें रिएक्शन एक एक करके बताने हैं मुझे। ठीक है, ऐसा नहीं है डायरेक्टली यहाँ पे छाप दिया रटो, वो काम नहीं करना। मैं तुम्हें एक एक करके बताने वाला हूँ, जब रटना होगा तो मैं बता दूंगा कि इसको रटो, अब याद करो। तो जिंक और H2SO4 मिलकर के बनाते हैं ZnSO4, याद नहीं करना अभी, बस सुनना है, प्लस H2 गैस। यहाँ पे क्या हुआ? जो जिंक था वो तो सॉलिड ना भाई, हमें पता है जिंक मेटल है, सॉलिड है। H2SO4 क्या होता है? लिक्विड में होता है। एक्वस बोलते हैं इसको, समझेंगे आगे एक्वस क्या होता है। अभी बस लिख दे रहा हूँ मैं ताकि कुछ इनकरेक्ट ना लिखूँ, करेक्ट ही लिखूंगा। एक्वस आगे समझने वाले हैं। जिंक सल्फेट जो बनेगा यहाँ पे वो भी एक्वस होता है, समझेंगे आगे क्या होता है एक्वस। एक्वस एक्चुअली में होता है कुछ लिक्विड में मिला हुआ, ठीक है, पानी में मिला हुआ कुछ भी। अब ये जो H2 गैस निकला, हमने क्या देखा यहाँ पे, एक रिएक्शन हुई उससे H2 गैस निकला, तो हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ। तो हम कह सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होता है। अब बात करते हैं कि इस बोर्ड पे जो भी कुछ लिखा हुआ है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम। एग्जाम में ज्यादातर यही पूछा जाएगा तुमसे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, तो एक लाइन में डिफाइन कर दो कि प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि जब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो ऑब्जर्व करने को मिल सकती है हमें, तो उनमें तुम इन चार चीजों को मेंशन करोगे, या तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, स्टेट चेंज हो जाएगा, या गैस इवॉल्व हो जाएगा। सो आई होप तुम्हें ये सारी चीजें क्लियर हैं। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, इनके बाद जो आने वाला है। देखो ये डेफिनेशन एंड इंट्रो वाला पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा, यही था केमिकल रिएक्शन, यही है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल की डेफिनेशन एंड इंट्रो वाला पार्ट कंप्लीट। इसके बाद जो पार्ट आता है वो बैलेंसिंग पे आता है, और थोड़ा केमिकल इक्वेशन होती क्या है उन पे। अभी इस लेक्चर में मैं कवर करने वाला हूँ कि आखिर में केमिकल इक्वेशन क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अच्छे से कवर करने वाले हैं कि उसकी बैलेंसिंग कैसे की जाएगी। सो लेट्स प्रोसीड। ओके, सो बढ़ते हैं आगे, जिसमें कि हमें जानना है कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ये थर्ड पार्ट है आज के लेक्चर का।
फर्स्ट ये, सेकंड था कैरेक्टरिस्टिक्स, थर्ड पार्ट है कि आखिर में केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन, जब भी हम केमिकल रिएक्शन के, ये रिएक्शन के लिए वैलिड है ऑब्वियसली, केमिकल इक्वेशन लिख दिया मैंने तो उसका वही मतलब हुआ, केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन। इसका क्या मतलब हुआ, मैं तुम्हें अगर एक बात बताऊं यहाँ पे, अब एनसीईआरटी का एक एक्टिविटी है जो कि हमें इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे, कि अगर ना मैं एक मैग्नीशियम रिबन लूँ, मैग्नीशियम का रिबन, मैग्नीशियम क्या है सबको मालूम होना चाहिए, एक मेटल होता है मैग्नीशियम, उसका मैंने एक रिबन लिया, ठीक है, रिबन मतलब एक पट्टी लिया, तो उसको मैं जब बर्न करता हूँ ना, उसको मैं जब बर्न करता हूँ तो होता है कि ये जलने लगता है, यहाँ पे जलने लगता है, और ये जो जलता है ना उसके आगे पीछे कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें याद रखनी है। पीछे की चीज़ें पहले याद कर लेते हैं। इसको जलाने से पहले, मैग्नीशियम के रिबन को जलाने से पहले तुम्हें इसके ऊपर जो एक सैंड पेपर आता है उससे घिसना होगा इसको। क्यों घिसना होगा, किसी भी मेटल में रहते रहते रस्ट लग जाता है, जंग लग जाती है, तो इसके ऊपर में भी एक जंग लग जाती है। कौन सी जंग लगती है समझते हैं इसके, जैसे आयरन पे हमें पता है Fe2O3 लगती है, जो जंग का फॉर्मूला होता है। ये जो मैग्नीशियम रिबन है ना, मैग्नीशियम रिबन पे, मैग्नीशियम रिबन रिबन हैज अ कोटिंग ऑफ, कोटिंग मतलब क्या होता है, एक लेयर चढ़ी हुई, कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये इसका जम हो गया मान लो, ठीक है। जैसे आयरन में Fe2O3 लगता है उस तरह से मैग्नीशियम में MgO, मैग्नीशियम का ऑक्साइड लगता है, उसमें आयरन का ऑक्साइड, इस पर मैग्नीशियम का ऑक्साइड लगता है। दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg लिख दिया मैग्नीशियम को, पूरा लिखोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अभी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर रहता है ना, ये क्या करता है, जब तुम इसे बर्न करने जाओगे ना, ऑलरेडी देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रखा है। अब अगर इसके ऊपर लेयर लगी हुई है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, मैं एक लेयर बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, पूरी लेयर बना दी मैंने। अब इसके ऊपर एक MgO की ऑलरेडी लेयर लग रखी है, तुम दोबारा से इसको जला रहे हो, दोबारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हो। जलाने का क्या मतलब होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना। जब तुम दोबारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो क्या ये उतनी एफिशिएंटली रिएक्ट कर पाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक कोटिंग चढ़ रखी है भाई, एक अनवांटेड लेयर है उस पर मैग्नीशियम के रिबन पे, तो बढ़िया से रिएक्शन नहीं हो पाएगा जलाने पे। कौन सा रिएक्शन, जो कि वहाँ पे पढ़ने वाले वही वाला, उसको समझेंगे थोड़ा अच्छे से। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर है ना, ये ट्रबल क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को घिस घिस के हटाएंगे सैंड पेपर से। तो सैंड पेपर से क्या करना है हमें, सैंड पेपर से स्क्रब करना है, स्क्रब मतलब घिसना, स्क्रब करना है और रिमूव करना है। क्या रिमूव करना है, MgO, रिमूव MgO। पूछा क्या जाता है कि वाई, क्यों रिमूव करना है, तो इसका आंसर तुम क्या बोलोगे, इसलिए रिमूव करना है क्योंकि MgO का जो लेयर है ना, दैट प्रोहिबिट्स मतलब मना करता है, प्रोहिबिट्स एफिशिएंट मतलब बहुत अच्छे से किसी चीज़ का हो जाना, जैसे कि तुम पढ़ने में बहुत एफिशिएंट हो, ये कहने का मतलब होता है कि तुम पढ़ाई करने में बहुत सक्षम हो, बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जो मैग्नीशियम का लेयर है वो प्रोहिबिट करता है, मना करता है, किस चीज़ को मना करता है, एफिशिएंट बर्निंग, यानी कि बढ़िया से इस मैग्नीशियम रिबन को जलने से रोक देता है, इस मैग्नीशियम रिबन को बढ़िया से जलने से रोकता है ये जो MgO का लेयर है, ठीक है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया यहाँ पे कि मैग्नीशियम लेयर को क्यों स्क्रब करके निकाला जा रहा है। तो अब समझते हैं, जब मैग्नीशियम लेयर को मैंने स्क्रब कर दिया तो प्रॉपर मैग्नीशियम है अंदर एकदम प्योर वाला, और यहाँ पे है फायर जिससे तुम इसे बर्न कर रहे हो। तो पहले का तो प्रोसेस हमने समझ लिया कि पहले हमें क्या ध्यान रखना है। उसके बाद होगा क्या, यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है ना कुछ ऐसी है, जो तुम्हारा मैग्नीशियम है वो यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में। मैग्नीशियम सॉलिड है तो मैं इसके यहाँ नीचे सॉलिड लिख सकता हूँ, एक्चुअली मैं नीचे नहीं लिखते, यहाँ बगल में ही सॉलिड लिखते हैं ब्रैकेट में, प्लस ऑक्सीजन जो है वो गैसियस स्टेट में तो छोटा सा G लिख दूंगा। सॉलिड के लिए S लिखते हैं, गैसेस के लिए G लिखते हैं, और लिक्विड के लिए छोटा सा L लिखते हैं, ये वाला स्मॉल l, ठीक है। ये रिएक्ट करके बनाने वाला है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने वाला है। यहाँ पे एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है, मैग्नीशियम का जो कलर होता है वो ग्रे होता है। ये रिएक्शन सिलेबस मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी बढ़िया से, ये ग्रे कलर का होता है। उसके बाद ये जो ऑक्सीजन है ये तो कलरलेस है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, ये सिल्वर ग्रे होता है, सिल्वर ग्रे जो थोड़ा चमकदार भी होता है। ये होता है वाइट पाउडर होता है। देख रहे हैं हम यहाँ पे एक और चीज़ की कलर चेंज हो रहा है। मैंने तुम्हें बोला था ना, जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तुम्हें कई सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, जो चारों चीज़ें हैं, चेंज इन स्टेट, टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, सबके बहुत सारे एग्जांपल मिलने वाले, तो वो याद करने रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तुमसे अगर एग्जाम्पल पूछ दी जाए तो तुम्हारे पास लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स रहने वाले हैं चैप्टर के खत्म होने के बाद, इतने रिएक्शन है इसमें। तो ये वाला पार्ट हमने देखा यहाँ पे कि मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ये रिएक्शन सिलेबस का पार्ट था। इस बार पूछा ये जाता है तुम्हें कि इसको रब क्यों किया गया, और उसके बाद तो और कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें, बस इतना ही था कि ये रिएक्शन के बारे में तो पूछेगा कि क्यों रब कर रहे नहीं कर रहे। अब इसमें समझना क्या है हमें कि जब भी केमिकल इक्वेशन होती है ना, तो वो
क्या होती है, ये इसको ही समझाने के लिए एक एक्टिविटी दी गई है एनसीईआरटी में। केमिकल इक्वेशन होती क्या है, मैं एक लाइन लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैग्नीशियम, देखना मुझे लिखने में भी आलस आ रहा है, मैग्नीशियम बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, चलो लिखना क्या है बोल देता हूँ मैं, मैग्नीशियम बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैंने बोला है यहाँ पे, मैग्नीशियम बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे बोलने में मुझे आलस आ रहा है, लिखने में तो और आलस आएगा, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने का एक लिंगुअल तरीका, लिंगुअल मतलब लैंग्वेज की तरह किसी चीज़ को बताना, लिंगुअल, तो लिंगुअल वे तो यही था, ठीक है। लेकिन इसको इतना लेंदी वे में क्यों लिखना, इससे बढ़िया मैं क्या करता हूँ ना कि इसको थोड़ा सा फैंसी तरीके से लिखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना, ये तो फाइनल मेरा प्रोडक्ट हो गया, जो मैं समझा रहा हूँ ना उसका रिजल्ट हो गया, कि इसी तरह लिखते हैं इसको। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक ऐसा कि मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ये लिखने का तरीका हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ, और देता क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। पूरा लिखा नहीं हूँ मैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखते पूरा है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है वो। तो ये भी थोड़ा सा लेंदी तरीका हो गया, इसको और शॉर्ट कर देते हैं। कैसे शॉर्ट करते हैं, मैग्नीशियम के लिए क्या यूज करूंगा मैं, इसका सिंबल यूज करूंगा, ऑक्सीजन के लिए क्या करूंगा मैं, इसका सिंबल यूज करूंगा, ठीक है। उसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए भी मैं इसका सिंबल यूज करूंगा। तो सिंबल यूज करते हैं, मैग्नीशियम का सिंबल Mg हो गया, ऑक्सीजन का सिंबल क्या हो गया, O2 हो गया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो सिंबल होने वाला है वो है MgO। तो ये मेरा जो भी मैंने लैंग्वेज बोला था ना लंबा सा, अब वो काम मैं बस इतने से कर सकता हूँ। जब मुझे लिखना होगा ना वो चीज़, तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत आसान है लिखने में। तो ये जो पार्ट मैंने तुम्हें बताया, इसका क्या मतलब हुआ कि केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, कोई भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का सिंबॉलिक मेथड ही केमिकल इक्वेशन होता है। यहाँ पे मैंने इस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन हुई मैग्नीशियम वाली, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबॉलिक मेथड यूज किया, जिसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें होती है अच्छे से समझते हैं, ठीक है। पहले केमिकल इक्वेशन होता क्या है, डेफिनेशन, symbolic representation of a reaction। चलो इसे देख लो अच्छे से एक बार, symbolic representation of a reaction is called chemical equation। यही होता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेट मी सी कि लोअर पार्ट आ रहा है कि नहीं शूटिंग में, यस आ रहा है, ठीक है, कवर करते हैं आगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं, जब भी कोई केमिकल इक्वेशन लिखा जाता है तो सबसे पहले उसमें एक बात ध्यान रखनी होती है हमें कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं उन्हें लेफ्ट साइड में लिखते हैं, रिएक्टेंट्स LHS में लिखते हैं। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, ये जो भी रिएक्ट कर रहे होते हैं, जो आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, उन्हें बोला जाता है रिएक्टेंट्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट्स कौन है, Mg, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो रिएक्ट करते हैं, ठीक है, उन्हें LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में लिखना होता है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। और कैसे लिखना होता है, ये सी का एक सब पार्ट हो गया, उन्हें ऐड करके लिखना होता है, ऐड करके यानी कि प्लस के साइन के साथ लिखना होता है, जो कि हमने वहाँ पे देख लिया। उसके बाद क्या ध्यान रखना है, रिएक्टेंट्स को हमने देख लिया, उसके बाद एक एरो देना होता है, एरो। वो एरो क्या करता है, डायरेक्शन दिखाता है, डायरेक्शन किस चीज़ की डायरेक्शन दिखाता है, ऑफ रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है। जैसे कि मैं यहाँ पे बता सकता हूँ ना कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन जो है मिलकर के MgO बना है, तो इधर से रिएक्शन उधर की तरफ हो रहा है। ऐसा नहीं है मैग्नीशियम ऑक्साइड इधर MgO और O2 बना रहा है, उल्टा हो रहा है, उधर की तरफ जा रही है चीज़ें। तो जो रिएक्टेंट साइड होता है ना, उधर से प्रोडक्ट साइड की तरफ एक एरो बनाया जाता है कि प्रोडक्ट वो बना मेरा, तो उधर की साइड मैंने एक एरो खींच दिया। तो इस एरो को ध्यान रखना है हमें, एरो किधर से बनता है, जिधर रिएक्टेंट है उससे प्रोडक्ट की साइड में, और रिएक्टेंट्स को हमेशा लेफ्ट में लिखते हैं। तो एरो जो है राइट साइड की तरफ फेस करता है हमेशा, यानी उसका जो ये कॉर्नर है, ये निकला हुआ तीर, वो प्रोडक्ट के साइड में रहने वाला है। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताता है हमें जो एरो होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, जो RHS होता है उसमें हम प्रोडक्ट्स लिखते हैं, प्रोडक्ट्स, ठीक है। और प्रोडक्ट्स कैसे लिखते हैं, हम ऐड करके लिखते हैं इसमें भी। जैसे इसमें एक ही प्रोडक्ट था तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके साथ वो भी बना है, बट अभी एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं तुम्हें। ऐड करते हैं प्रोडक्ट्स को, कैसे करते हैं, अगर मेरा A + B, ये कोई एक केमिकल है, दूसरा केमिकल है B, वो दोनों मिलकर के C + D बना रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स मेरे पास 2 हैं, हो सकता है 3 प्रोडक्ट बना दे, वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है कैसा रिएक्शन हो रहा है। तो A + B जो है C + D + E बना रहे हैं। A और B मेरे रिएक्टेंट्स हैं, C, D, E ये तीनों मेरे प्रोडक्ट्स हैं। रिएक्टेंट्स को मैंने ऐड करके लिखा है क्योंकि ये साथ में थे, प्रोडक्ट्स को मैंने ऐड करके लिखा है क्योंकि बाद में रिएक्शन हो जाने के बाद ये तीनों साथ में थे। जो मेरी एरो है वो दिखा रही है कि जो रिएक्शन हो रहा है वो किधर से किधर हो रहा है, रिएक्टेंट से हमेशा प्रोडक्ट साइड में होता है। सो आई होप तुम्हें केमिकल इक्वेशन क्या होता है ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन
और बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड्स। डेफिनेशन वाइज भी इंपॉर्टेंट है, स्केलेटल क्या होता है, बैलेंस क्या होता है, क्यों करते हैं बैलेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद बैलेंस करने का जो मेथड है वो भी इंपॉर्टेंट है। सो बी ट्यून इन द लेक्चर एंड नोट इट डाउन। आई मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. So just continue your revision and see this. Bye.